हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो नाम से ही पता लग रहा है एक ऐसा सरफेस जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी थी। एक चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल क्या निकालते थे, के क्यू बाय आर। डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के क्यू बाय आर, नेगेटिव चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे पोटेंशियल कितना होता था, माइनस के क्यू बाय आर। चार्ज का साइन हमें लेना होता था। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट्स, कोई और यूनिट जूल पर कूलम। चलिए जी, अब है नेक्स्ट टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कंडीशन है, कैसे है, वो सब कुछ अब हम देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वी नो डैट ई वेक्टर में और वी में एक रिलेशन पढ़ा था हमने, डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, ई डॉट डी आर। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, ये रिलेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए जी, अगर हम करते हैं इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। लेट्स से मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ v1 से v2। चलिए जी, तो राइट साइड में है क्या, माइनस डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट खुलने के बाद क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ई में और छोटा सा डिस्टेंस है डी आर, इन दोनों में एंगल है लेट्स से थीटा। एंड डी वी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट्स पुट करते हैं तो v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू, अब लेट से ई और डी आर छोटे से डिस्टेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल था थीटा। लेट से मैंने थीटा को क्या डाल दिया, अब तो लेट से मैंने थीटा डाल दिया अब 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज क्या होगी, जीरो। तो पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल V2। यही तो हम पढ़ रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल, दोनों जगह सेम पोटेंशियल है, फर्स्ट पॉइंट पे भी और सेकंड पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम है। तो ऐसा कब होता है, जब ई में और डिस्टेंस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में और सरफेस में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तब तब पोटेंशियल सेम रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से समझना कि लेट्स से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसी ऐसी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसी ऐसी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लाइक दिस। अब दो सरफेस मैं ड्रॉ करता हूँ, एक सरफेस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, उसको क्रॉस करते हुए, उसको कट करते हुए मैंने एक सरफेस ये बनाया। एंड 3D फिगर है, मैं 2D में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सरफेस मैंने ये बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसके ठीक परपेंडिकुलर आपने एक पेज की शीट रख दी। तो जैसे लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं और आपने शीट उसके परपेंडिकुलर दो रख दी। अब इस शीट के किसी भी पॉइंट, लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस था ये, और मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल। इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका पोटेंशियल सेम होता है। वी ए पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। जोन सा भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। कहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्टेंस डी आर में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो V1 इज इक्वल टू V2 आया, मतलब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री पे होगी। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे पॉइंट रखे थे A B एंड यहाँ पे रखे C एंड D। ए और बी सेम सरफेस के ऊपर है, तो ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल होगा सेम। इसी तरह सी और डी एक सरफेस पे है, तो सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल होगा सेम। लेकिन ए और सी में अगर कंपैरिजन करें तो बताओ कहाँ किसका पोटेंशियल हाई होगा और किसका लो। याद करो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन क्या बताता था, हमेशा कहाँ से कहाँ होता है,
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, यानी कि पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई से लो की तरफ होती है, तो सी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए पे कम होगा। चलिए जी, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपने अभी भी की है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें नोट क्या आया, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। कोई भी सरफेस इक्वी पोटेंशियल कब होगा, जब वो सरफेस ई के परपेंडिकुलर होगा, या जिस भी सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है वो सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको, लाइक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, इसको चीरते हुए इसके परपेंडिकुलर मैंने ये सरफेस ड्रॉ कर लिया, इसके परपेंडिकुलर। अब तो ये सरफेस जो है, लेट से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ 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 कहीं पे भी हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसी तरह एक और सरफेस है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस सरफेस पे डी सी और डी पॉइंट है, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, जितना भी ए का पोटेंशियल होगा उतना ही बी पे होगा, जितना सी पे पोटेंशियल होगा उतना ही डी पे होगा। एंड दूसरी बात, ए और सी में किस पे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई से लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी। एक मुझे और छोटी सी बात आपको बतानी है, लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज। तो अगर इन दोनों रिलेशंस को देखें ध्यान से, तो वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन क्या आ गया, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है, तो V माइनस वी, तो Q इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो। तो यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से क्या आया कि भाई वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इन टेकिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर on equipotential surface, on equipotential surface is always zero। इस कंसेप्ट के ऊपर ढेरों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं हर साल बोर्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज को लेके जाने में बाहर से कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, चार्ज अपने आप चला जाता है। मतलब अगर हमें ये बोलते हैं इसी एग्जाम्पल में कि एक चार्ज रखा हुआ है Q, ए पॉइंट पे ए से बी तक लेके जाना है, तो बताओ कितना आपको काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या आता है हमेशा, जिस चार्ज को लेके जाना है इनटू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, जबकि ये तो दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, ए और बी का पोटेंशियल तो सेम है, तो फिर V माइनस वी कितना आ गया, ज़ीरो, चार्ज इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो वर्क डन 0 जूल, मतलब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वर्क डन हमेशा कितना आता है, 0 आता है। चलिए जी, ये नोट करिए। नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। खास बात क्या होती है, एक ऐसा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, उस सरफेस को ही क्या बोल देते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब तरह तरह के केसेस, ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दिखाइए तरह तरह की सिचुएशन में। पहली सिचुएशन है फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म हर जगह बराबर बराबर। तो लेट से मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैंने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी, कहीं कम नहीं है कहीं ज़्यादा नहीं है। तो अब इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा वो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ। इसके परपेंडिकुलर सरफेसेस, तो ये एंड ये तीनों सरफेसेस आपस में पैरेलल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो लेट से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये कहीं पॉइंट है सी, ये कहीं पॉइंट है डी। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट डी। तो ए और बी सेम सरफेस पे है इसलिए उनका पोटेंशियल सेम होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, इसलिए ए और बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा सी से और सी का ज़्यादा होगा डी से। चलिए जी, तो कैसे सरफेस ड्रॉ हुए? इस केस में इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस को क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर प्लेन सरफेसिस। परपेंडिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर प्लेन सरफेसिस आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। तो इस केस में ये सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस हैं। अच्छा जी, अब आप ये बताइए एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा एक चार्ज को ए से बी तक लेके जाने में? तो चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, मतलब चार्ज चेंज का मतलब फाइनल वी बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल। और ये तो जी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, लेट से वी एंड वी। तो ये कितना आ गया? ज़ीरो। मतलब ए से बी तक किसी भी चार्ज को लेके जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लेके जाने में आपको बाहर से कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चार्ज चला जाएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा कितना होता है? ज़ीरो। चलिए जी, मेन टॉपिक क्या था? टू ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस ड्रॉ करके दिखाइए तरह तरह की सिचुएशन में। एक सिचुएशन हमने ये देखी, अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है जी फॉर एन आइसोलेटेड, अकेला, आइसोलेटेड मतलब अकेला पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाओ। तो ये मैंने बना दिया अकेला पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से पहले तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होती थी? पॉइंट से निकलती थी, चार्ज के सरफेस से निकलती थी और अप टू इन्फिनिटी जाती थी। बेशक कम लाइंस ड्रॉ कर लीजिए लेकिन कोई भी दो लाइन आपस में टकराएंगी नहीं। एरोस की गेम है, एरोस बहुत ध्यान से बनाने हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी? पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी और अप टू इन्फिनिटी जाती थी। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस बनता है उसको इक्वी पोटेंशियल कहते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इन सारे परपेंडिकुलर्स को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बन रहा है? सर्कल नहीं बन रहा, ये स्फीयर बन रहा है, स्फीयर। ये हर डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, सबको जब ज्वाइन करेंगे तो 3D में एज्यूम करो, 2D नहीं है कि सर्कल बन जाए, 3D है चारों तरफ, हर तरफ। तो वो क्या बनता है? एक स्फीयर बनता है। तो इसी तरह और स्फीयर बना लिए। तो ये एक स्फीयर है, मैंने डॉटेड दिखाया, आपको डार्क बनाना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। तो ये जो सरफेस है ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस क्या बने? कंसेंट्रिक स्फीयर्स, सर्कल नहीं है, स्फीयर्स, कंसेंट्रिक स्फीयर्स आर दी इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। तो इस केस में एक पॉइंट चार्ज की वजह से कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। अब लेट से ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका पॉइंट है ए और बी ये दोनों सेम सरफेस पे लाई कर रहे हैं इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल होगा सेम। लेट से एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट सी लिया मैंने, एक और लिया डी। अब पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, क्योंकि ये सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हाई से लो, तो अंदर वाला हाई है बाहर वाला लो आ जाता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ एक्सटर्नल वर्क डन,
ए से बी तक किसी चार्ज को लेके जाना है तो कितना करना पड़ेगा? फॉर्मूला होता था चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। चार्ज ये रहा, चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल बी तक लेके जाना है, इनिशियल ए से लेके जाना है। तो चार्ज ये रहा, पोटेंशियल ए और बी पॉइंट का सेम है, तो समथिंग ये आ गया 0 जूल्स। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमें पता ही है वर्क डन हमेशा कितना होता है? 0। नेक्स्ट सिचुएशन, फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा बनेगा, ये आपको खुद ड्रॉ करना है पहले, फिर बाद में क्रॉस चेक करना है। तो ये था जी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती हैं? चार्ज के ऊपर जाके ख़त्म हो जाती है और इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं। तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और चार्ज के ऊपर जाके ख़त्म हो जाएंगे। एरोस की गेम है, एरोस बहुत ध्यान से बनाने हैं। तो ये बन गई जी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते चलिए। तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे परपेंडिकुलर्स को फिर ज्वाइन करना है। तो क्या बना फिर से? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो ये बना जी कंसेंट्रिक स्फीयर्स, सर्कल्स नहीं है ये, कंसेंट्रिक, सबका सेंटर सेम है। तो ये क्या बने फिर से? इस तरह से और भी बना सकते हैं। तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगेन खास बात क्या है इसमें, लेट्स से एक पॉइंट ले लेते हैं ए, एक पॉइंट ये लेते हैं बी, एक पॉइंट ये लेते हैं सी, एक पॉइंट ये लेते हैं डी। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो देखिए कहाँ से कहाँ है, बाहर से अंदर की तरफ। तो पोटेंशियल एट डी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। तो इस बार बाहर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और अंदर की तरफ जाते हुए पोटेंशियल कम कम होता चला जाएगा। और हर बार की तरह वर्क डन अगर ए से बी पे लेके जाना है तो चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज का क्या मतलब होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो फर्दर फिर से आंसर कितना आ गया? 0 जूल। नेक्स्ट, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो डाइपोल की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? बहुत ध्यान से देखना। डाइपोल क्या होता था? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट क्लोज टू ईच अदर, इट फॉर्म्स अ डाइपोल। डाइपोल एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती थी डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती थी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज, लेट्स से, चलो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव मान लिया, यहाँ नेगेटिव मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। अभी मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ डाइपोल की वजह से। एरोस की गेम है, एरोस बहुत ध्यान से। तो ये बन गई जी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ध्यान से देखें तो इस इलाके में यहाँ पे कम है, दोनों चार्ज के बीच में यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत क्लोज क्लोज लाइंस है। अगेन यहाँ नेगेटिव चार्ज के बैक साइड में फील्ड लाइंस बहुत कम है। तो हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं। बहुत ध्यान से पैटर्न देखना कैसे बननी है। पहले ध्यान से देखो, अंदर वाली साइड क्लोज क्लोज और बाहर वाली साइड थोड़ी सी विड्थ। अंदर वाली साइड बिल्कुल क्लोज क्लोज और चार्ज के पिछले एरिया में थोड़ी विड्थ, दूर दूर सरफेस बनाना है। तो मैं भी बिना कंपास के बना रहा हूँ, तो थोड़ा रफ फिगर बन रही है, आपको भी ध्यान से ये बनाना है। तो इस तरह से, इसी तरह
नेगेटिव चार्ज के ऊपर लाइक दिस, अंदर वाली जगह पे काफ़ी क्लोज क्लोज बनते हैं और बाहर वाली जगह पे थोड़ा विड्थ लाइक दिस। इनको बोलते हैं जी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इस तरह से और भी ड्रॉ कर सकते हैं, करते जाएंगे करते जाएंगे। तो ये होता है डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यहाँ पे काफ़ी क्लोज क्लोज हैं और पीछे वाले एरिया में काफ़ी दूर दूर हैं। इसी तरह यहाँ पे अंदर वाली तरफ काफ़ी क्लोज क्लोज है और पीछे वाले इलाके में काफ़ी विड्थ विड्थ है, दूर दूर है। तो ये बनते हैं, ये भी एक तरह से कंसेंट्रिक स्फीयर्स ही हैं, बट ये पैटर्न होता है डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये है जी ब्लैक वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलिए जी, अब फॉर अ सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्जेस, यानी पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव रखा हुआ है, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं। तो पहले तो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव रखी होती है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, आगे थोड़ी कम होती है, बल्कि पीछे की तरफ रिपल्शन की वजह से पीछे पीछे ज़्यादा हो जाती है। कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। चलिए जी, ये पैटर्न था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं वो बहुत ध्यान से आपको देखने हैं कि कैसे बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पीछे लाइंस ज़्यादा जा रही हैं, इस इलाके में लाइंस ज़्यादा है और बीच में यहाँ पे कम है इलेक्ट्रिक लाइंस बीच में, अगेन पीछे बहुत ज़्यादा लाइंस हैं। तो इस बार पैटर्न क्या होता है, पीछे की तरफ क्लोज क्लोज, आगे की तरफ दूर दूर, पीछे क्लोज आगे दूर, पीछे बिल्कुल पास पास आगे दूर दूर। इसी तरह इसमें लाइक दिस, और इसी तरह इसमें लाइक दिस। तो उसके बाद ये पैटर्न बनता है दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो ये सारे सरफेसेस कैसे हैं जो रेड वाले मैंने बनाए हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। टेस्ट में आता है या स्कूल में आता है तो आपको इसी तरह से ड्रॉ करने हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है अब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। तो सबसे मेन चीज क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। सेकंड, कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो लाइक ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसको चीरते हुए मैंने एक सरफेस बना दिया परपेंडिकुलर, ये इक्वी पोटेंशियल है, ये भी इक्वी पोटेंशियल है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। लेकिन आपस में फिर ये कैसे होंगे, दोनों सरफेस पैरेलल होंगे। को तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस या दो पैरेलल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यह तो हमें पता ही है, क्यों, फिर से कर लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन दोनों को अगर पकड़ते हैं तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या आ गया, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। लेकिन इक्वी पोटेंशियल पे दोनों सरफेसिस पे पोटेंशियल सेम होगा, तो v माइनस वी, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो जीरो जूल्स। तो एक चार्ज को लेके जाना है आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जीरो, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अपने आप से चार्ज एक सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता रहेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज अपने आप घूमता रहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बिना बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन किए।
चलिए जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गई अब। तो आज की लास्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कब? जब मैं उसको यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा। तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है, और इससे भी पहले वो डेरिवेशन पढ़ लेनी है जब मैंने एक बारी पिछली बार डाइपोल को रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और उस पर टॉर्क लगी थी। टॉर्क वाली डेरिवेशन एक बारी अच्छे से पढ़ के आओ पहले, फिर ये वाला पॉइंट आगे कंटिन्यू करना। पहले मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा एक फंडा। एक्स्ट्रा ये आप +1 में क्या करते थे, अगर लाइक ये बॉक्स है एक, m इसका मास है 1 kg, मान लेते हैं इसका मास कितना है 1 kg। इस पे नीचे हवा में ये रखा हुआ था, तो इस पे नीचे क्या लग रहा है mg, मतलब m इंटू जी 1 इंटू 10, यानी कि 10 न्यूटन की फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रही है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, ये फटाफट से नीचे आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। लेट ये आ गया ग्राउंड पे, तो इस पे नीचे वेट कितना लगा है mg, और m मैंने माना हुआ है 1 न्यूटन, तो 1 kg, 1 kg को g से मल्टीप्लाई करा तो 10 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही थी, जिस वजह से ये फटाफट से नीचे गिर गया। नीचे गिर गया क्यों? क्योंकि नीचे ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना होता है? जीरो होता है। तो हर चीज़, बहुत ध्यान से वर्डिंग सुनना, अगर किसी भी चीज़ को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा स्टेबल होना चाहती है। ये यहाँ पे जब हवा में थी तो ये अनस्टेबल थी, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। इसको मैंने फ्री छोड़ दिया तो ये नीचे गिर गया फटाफट से। किसी भी चीज़ को फ्री छोड़ देते हैं तो वो अपने आप से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करना चाहता है। तो यहाँ पे जाके जब ये ग्राउंड पे गया तो ये स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गई। याद रखना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो ग्राउंड पे, और ये स्टेबल हो गया, नीचे आके रुक गया, तो मतलब ये स्टेबल हो गया। जब तक ये ऊपर था तब तक इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, जीरो तो नहीं थी, कुछ थी mgh, क्योंकि किसी हाइट पे रखा हुआ है ये, तो ये अनस्टेबल था। जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो वो अनस्टेबल होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम, तो वो स्टेबल हो जाता है। और हर चीज़ की जनरल टेंडेंसी क्या होती है? वो जल्दी से जल्दी स्टेबल होना चाहती है। अब फिर से समझना, इसी फिगर में इस सिचुएशन के बाद इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा था? वेट लग रहा है जी mg, मतलब 10 न्यूटन। अब मैंने क्या करा, इसमें ज़बरदस्ती मैं एनर्जी डालना चाहता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डालना चाहता हूँ, तो मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया 10 न्यूटन। ऊपर भी फोर्स 10 लगाया, नीचे भी 10 लग रहा था। अब मैंने क्या करा, ऊपर फोर्स लगा दिया 10 से जस्ट ज़्यादा, मतलब 0.01। 10 तो लगा ही लगाया, प्लस 0.01, जस्ट 0.01। तो जिस वजह से ये क्या हुआ, अब ये बॉक्स ऊपर जाने लग जाएगा। लेट्स से मैं इसे h हाइट ऊपर ले गया यहाँ पे, तो मैंने बाहर से कितना वर्क डन करा, एक्सटर्नल वर्क डन मैंने कितना किया, मैं ये निकालना चाह रहा था। अच्छा जी, या फिर ये भी छोड़ो, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं, तो नीचे से ऊपर मैं लेके गया, तो अब क्या हुआ इसमें, अगर मैं इसको छोड़ देता तो ये वापस नीचे गिर जाएगा, लेकिन मैं इसको इसके अगेंस्ट, नीचे फोर्स लग रही थी mg, लेकिन मैंने क्या करा, इसके अगेंस्ट, mg से अगेंस्ट ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, तब ये ऊपर चला गया। तो बताइए वर्क डन, नीचे से ऊपर लेके जाने में वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। आपको याद है सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते थे सिर्फ फ्रिक्शन को छोड़ के। और ये भी बात हुई थी कि mg जो फोर्स है, वेट जो होता है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो नीचे से ऊपर जाने में वेट ने कितना काम करा? वेट ने, mg ने कितना काम करा? वेट लग रहा था नीचे, चीज गई है ऊपर, h, दोनों में एंगल, तो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर, और वेट लग रहा था इस पे नीचे, तो वेट ने कितना काम करा? mg लग रहा था नीचे, चीज गई है ऊपर, दोनों में एंगल हो गया 180 डिग्री। कॉस 180 होता है -1, तो -mgh। तो वेट ने कितना काम करा नीचे से ऊपर तक की जर्नी में? -mgh। तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं इसे फ्री छोड़ दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, तब पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे इसमें पोटेंशियल एनर्जी डालनी है तो क्या करा, नीचे से ऊपर की तरफ ले गया, अगेंस्ट लेके गया। फ्री छोड़ देंगे तो नीचे आएगा,
लेकिन अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी डालनी है तो मुझे इसे नीचे वाले फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई मैंने, जस्ट उतनी ही लगाई जितनी नीचे लग रही थी। नीचे 10 लग रही थी, मैंने ऊपर भी बस 10 पॉइंट समथिंग लगा दी, जिस वजह से ये ऊपर चलता गया। अब इसी तरह का कुछ फंडा देखते हैं। लाइक मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस। अब यहाँ मैंने रख दिया एक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट क्लोज टू ईच अदर, इट फॉर्म्स अ डाइपोल। डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी ई वेक्टर, पी और ई में एंगल था, बहुत ध्यान से देखना, थीटा। अब ऊपर वाले क्यू चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी? अगर चार्ज पॉजिटिव है फोर्स लगेगी क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स हमने तब भी देखा था, फिर देख रहे हैं नेट फोर्स। ऊपर वाला आगे की तरफ है, नीचे वाला पीछे की तरफ है, तो नेट फोर्स कितना आ गया? 0 न्यूटन। लेकिन ये घूमने की टेंडेंसी रख रहा था, ये डाइपोल घूमने की टेंडेंसी रखता है, ये घूम सकता है। और कहाँ घूमेगा अंदाज़ा लगाइए आप। तो जैसे किसी भी चीज़ पे यहाँ फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, इस चीज़ पे यहाँ फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो ये ऐसे घूमने की टेंडेंसी रखता है, ऐसे घूम जाएगा। तो ये डाइपोल जो है इस तरह से घूमने की टेंडेंसी रख रहा था। इसको क्या कहेंगे? टॉर्क लगी जो इसको ऐसे घुमाना चाहेगी, और ये टॉर्क कौन सी है? कंजर्वेटिव टॉर्क है, जो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है। तो अगर इस टॉर्क ने इसको घुमा दिया, मतलब हमने फ्री छोड़ दिया और ये घूम गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या करना है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवानी है, स्टोर। अगर मैंने इस डाइपोल को फ्री छोड़ दिया तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, लेकिन मैंने इसे क्लॉकवाइज घूमने नहीं देना। इस अगर ये क्लॉकवाइज घूम गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। लेकिन मुझे तो पोटेंशियल डेरिवेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कब होएगी? जब मैं इसको इसके अगेंस्ट घुमाऊंगा। मतलब टॉर्क लग रही है क्लॉकवाइज, लेकिन मैं अब इसको घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा एंगल से उल्टा घुमाएंगे ऐसे, तो इसमें एनर्जी स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जी, अब मैंने इसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क लग रही थी टॉर्क लग रही थी क्लॉकवाइज, मैंने इसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना वर्क डन होगा? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव टॉर्क, वर्क डन ड्यू टू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम करना है? तो ट्रांसलेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स की जगह आता था टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह आता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना हुआ? टॉर्क जो कि क्लॉकवाइज है, एंड छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डी थीटा जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो टाउ डी थीटा होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो छोटा सा वर्क डन कितना हुआ? टाउ इंटू डी थीटा। छोटा सा वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया? टॉर्क इंटू छोटा सा एंगल डी थीटा। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एक है जी क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क लग रही है क्लॉकवाइज, मैं घुमा रहा हूँ इसको एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो एक बार फिर से फटाफट से रिकैप करते हैं। ये लग रही थी जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था हमारा डाइपोल। डाइपोल कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रखा था? थीटा। ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? क्यू ई आगे की तरफ। नीचे वाले नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? क्यू ई पीछे की तरफ। अगर मैं इसे फ्री छोड़ दूंगा तो इस पर टॉर्क लगेगी जो इसे घुमाने की टेंडेंसी रखती है क्लॉकवाइज। तो ये टॉर्क कौन सी है? टॉर्क ड्यू टू फील्ड, यानी कि कंजर्वेटिव टॉर्क। अगर मैंने इसे फ्री छोड़ दिया तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा पूरे का पूरा डाइपोल, लेकिन मुझे इसमें पोटेंशियल एनर्जी डालनी है तो मैंने इसको इसके अगेंस्ट घुमाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमाया, तब जाके इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो मैं निकालना चाह रहा था छोटा सा वर्क डन। तो छोटा सा वर्क डन अभी भी कितना आया था? वर्क डन ड्यू टू फील्ड, फील्ड कितना काम कर रही है? तो टॉर्क वाली फील्ड इंटू डी थीटा। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में करा था टाउ डी थीटा, दोनों में एंगल कितना है? 180 डिग्री।
तो ये कितना आ गया जी, माइनस टाउ डी थीटा। ये आया छोटा सा वर्क डन। छोटे से वर्क डन को बड़ा करना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बड़ा वर्क डन ड्यू टू फील्ड ने कितना काम किया, माइनस टॉर्क का फॉर्मूला याद है आपको क्या होता था डाइपोल में, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई मतलब पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा अब आया। तो लेट से इसको इंटीग्रेट करते हैं, थीटा 1 पोजीशन से लेके थीटा 2 तक मैंने इसको घुमाया, तो जो जो कांस्टेंट है माइनस पी ई तो आ गया बाहर, अंदर बचा साइन थीटा की इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2। साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, कर लीजिए इंटीग्रेशन, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा। डिफ्रेंसिएशन होती थी साइन की कॉस, लेकिन इंटीग्रेशन होती है साइन की माइनस कॉस, थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट्स। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, एंड अब लिमिट कॉस अपर लिमिट थीटा 2 माइनस कॉस लोअर लिमिट थीटा 1। तो ये आया जी वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन ड्यू टू फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। तो वर्क डन ड्यू टू फील्ड, और ये वर्क डन कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। अब आप याद करो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये नेगेटिव आया फॉर्मूले का। वर्क डन कितना आया, पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। चलिए जी, इस माइनस साइन को अगर अंदर एडजस्ट करवाते हैं, इस माइनस साइन को अगर अंदर एडजस्ट करवाते हैं तो क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, पीई ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है, फाइनल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 2 फाइनल, इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1। फॉर्मूला क्या आया, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। वैसे तो ये आंसर है, बट अब हम इसमें केस क्या बनाते हैं, केस लेट थीटा 1 है जी 90 डिग्री, 90 डिग्री से स्टार्ट करना है घुमाना, और थीटा 2 है जी थीटा एंगल। हमें ये पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे हमेशा ज़ीरो होती है, इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। मैं ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे ज़ीरो हो जाती है, इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। चलिए ये सारे केस मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में जब पुट करे, तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा 2 क्या माना मैंने, थीटा, पोटेंशियल एनर्जी थीटा 1 क्या माना हुआ है 90 डिग्री, पीई कॉस थीटा 1, थीटा 1 क्या माना हुआ है 90 डिग्री, थीटा 2 क्या माना हुआ है थीटा, कॉस 90 कितना होता है 0। और मैंने कहा है अभी अभी आपको कि पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे हमेशा कितनी मानती है 0। तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पे हमेशा कितनी आएगी, पी ई माइनस कॉस थीटा, मतलब ये, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पे कितनी आएगी हमेशा, माइनस पी डॉट ई। पी मतलब डाइपोल मोमेंट, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पे हमेशा कितनी होती है, माइनस पी डॉट ई। वेरी इंपॉर्टेंट, सी टी एम। क्या क्या मतलब उन्हें मैं सारा बताता हूँ आपको। पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, माइनस पी डॉट ई। टॉर्क कितनी आती थी, पी क्रॉस ई। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो टॉर्क लगती थी, टॉर्क का आंसर आता था पी क्रॉस ई। आज डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है थीटा एंगल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन करने के बाद कितनी आई, माइनस पी डॉट ई। डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, खुलने के बाद क्या आएगा, पी ई कॉस थीटा, माइनस साइन जरूर लेना है, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहां से क्या मतलब आया, चलिए जी, तो अभी हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पे कितना होती है जी, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा। मतलब कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा जाएगा, डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो हर डाइपोल के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल पे, कितनी होती है, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब केस
बड़े ध्यान से समझना, ये 3 केसेस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट। पहला केस, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होएगी? तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैं मिनिमम निकालना चाहता हूँ। ऐसा क्या कर दें कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए? नेगेटिव चीज़ सबसे मिनिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? कब होती है? एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। कैसे? तो माइनस पीई ऊपर वाले फॉर्मूले में थीटा डाल दो, 0 डिग्री, कॉस 0 हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया? माइनस पीई। ये होती है जी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? माइनस पीई। कब हुई? एट थीटा इज इक्वल टू 0। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, हर चीज़ की कैपेसिटी क्या होती है? वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो चीज़ स्टेबल हो जाती है। तो इस सिचुएशन को, थीटा इज इक्वल टू 0 को हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों कहते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अच्छे से और डिटेल में। फिलहाल एक बारी के लिए मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट केस, केस 2, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? और इसकी एक फिगर भी बना लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ये थी जी, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल मैंने कैसा रखा हुआ है? नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। पी वेक्टर में और ई वेक्टर में देखिए एंगल कितना है? 0 डिग्री। इस टाइम पे जो डाइपोल होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और कितनी होती है? माइनस पीई। और इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन से एंगल पे होती है? 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, वो देखते हैं। तो फॉर्मूला था माइनस पी ई कॉस एंगल, एंगल ले लिया मैंने 180 डिग्री। कॉस 180 क्या होता है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये होती है जी पी ई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बड़े क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब डाइपोल को 180 डिग्री पे रखते हैं। तो टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता होता है। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब ये देखो, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। डाइपोल कहाँ से कहाँ होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं है। तो दोनों में, इन दो एरोज पे एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो जब आप डाइपोल को इस तरह से रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 180 डिग्री पे, तो उस पे डाइपोल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ जाती है डाइपोल के अंदर। और कितनी आती है? पीई। केस 3, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था, प्रूफ करके दिखाएंगे। एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना हो गया? 0। तो यानी कि जब डाइपोल को आप 90 डिग्री पे रखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है उसके अंदर? 0। ये देखिए कैसे, डायमेट्रिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन। अगर आप डाइपोल को ऐसे रखोगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, या वाइस वर्सा भी रख सकते थे, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वही है। तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जब डाइपोल की पोजीशन ये वाली होती है, लास्ट वाली, उस टाइम इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। यानी कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है? 0। इस 0 को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। इसको क्या बोलते थे? रेफरेंस पॉइंट। ये देखिए मैंने ऊपर बनाया भी हुआ है। चलिए जी, क्यों कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। बार बार इसको लगाना, बार बार अच्छे से पढ़ना जब तक पूरी तरह से समझ ना आ जाए एक एक पॉइंट अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तब समझ आएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर